राधे राधे आप सभी को। तो आज हम केमिस्ट्री के 11 चैप्टर का सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसे मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तुम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन आती है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। इसका मतलब है, रोवाल्ड हॉफमैन ने कहा है कि केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जो मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि बदलाव की स्टडी करती है। मतलब केमिस्ट्री का मेन फोकस होता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, टूटते हैं और चेंज होते हैं। उसके बाद आती है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ बोल रही है कि साइंस can be viewed as continued human effort to systemize knowledge for describing and understanding nature। साइंस को हम एक ऐसे ह्यूमन एफर्ट के रूप में देख सकते हैं जिसमें लगातार नॉलेज अरेंज करते हैं ताकि वो नेचर के समझ आए और डिस्क्राइब कर सके। मतलब साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड वे है नेचर के रूल्स और चीज़ों को समझाने के लिए। सेकंड कहते हैं कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंजेस इन देम इन डेली लाइफ। तो हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है कि बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम देखते हैं जो नेचर में होते हैं और उनमें चेंजेस जैसे कि बदलाव होते हैं अलग अलग। जैसे कर्ड कर्ड बन जाना मिल्क से, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस, और कीपिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग जब हम बहुत देर तक उन्हें रखते हैं तो जो मिल्क है वो कर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टाइम लगता है। जैसे लोहे में जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। साइंस को समझने में आसानी हो इसलिए अलग अलग ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर दी गया है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी एक्सेट्रा। जो ब्रांचेस है साइंस की वो स्टडीज किस बारे में करती है, एक तो प्रिपरेशन, एक उसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शन ऑफ द मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि आज जैसे हम केमिस्ट्री समझते हैं वैसे फॉर्म में ये बहुत पुराने सब्जेक्ट नहीं है। शुरुआत में लोग केमिस्ट्री को अलग अलग से पढ़ते थे, बल्कि वो दो इंटरेस्टिंग चीज़ों की तलाश में सब्जेक्ट डेवलप हुई। जैसे कि सबसे पहले फिलोसोफर स्टोन। फिलोसोफर स्टोन का मतलब है पारस। पारस एक ऐसा स्टोन है जिससे हम कॉपर, आयरन और गोल्ड, मतलब ये सारी चीज़ें ले लेते थे, कॉपर और आयरन, उससे हम क्या करते थे, गोल्ड ट्रांसफ़र कर देते थे। उसके बाद आता है एलिजिर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टली। दूसरी चीज थी एलिजिर ऑफ लाइफ, जिसको कि अमृत कहते थे। ये एक तरह का लिक्विड कह सकते हैं जिसको पीकर लोग अजर अमर हो जाते थे। तो इसका मतलब ये है, people in ancient India already have the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science। पुराने भारत में लोगों को के पास साइंस के कॉन्सेप्ट्स ज्ञान था, मॉडर्न साइंस आने से पहले भी बहुत सारे साइंस के नॉलेज थे उनके पास। उसके बाद आता है दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। उन्होंने ये जो साइंस थी बहुत सारी तरह रिसर्च में सब चीज़ों में लगाई थी। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एक्लेमी एंड एट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 to 1600 CE। तो 1300 एंड 1600 सी के बीच में एल्केमी, एल्केमी का मतलब होता है रसायन शास्त्र का प्राचीन रूप, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है मेडिसिन बेस्ड केमिस्ट्री। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एल्केमी का मतलब होता है मेटल्स और जादुई ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है मेडिसिन और हीलिंग के लिए केमिकल को यूज करना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेकेंड आता है modern chemistry took shape in the 18th century Europe after a few centuries of alchemical traditions which were introduced in Europe by the Arabs। इसका मतलब है मॉडर्न केमिस्ट्री का असली रूप 18th सेंचुरी यूरोप में बना था। ये आइडिया अरब्स के थ्रू यूरोप में आया था और एल्केमी के कुछ सेंचुरीज बाद मॉडर्न केमिस्ट्री बनी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाता है, हम सेकंड पेज की ओर पहुँचते हैं। अब है सेकंड पेज में एंशियंट इंडियन केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र।
इसको मैं पहले डिक्टेट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि अदर कल्चर्स स्पेशली दी चाइनीज एंड द इंडियन हैड देयर ओन एल्केमिकल ट्रेडिशंस। इसका मतलब है दूसरे देशों में जैसे चाइना और इंडिया के पास अपनी एल्केमी ट्रेडिशंस है, पुराने केमिकल एक्सपेरिमेंट का उन्होंने ज्ञान लिया है और यूज किया है। सेकेंड है दीज इंक्लूड मस्ट नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स। इन ट्रेडिशन में केमिकल प्रोसेसेस और टेक्निक्स बहुत सारी चीजें काफी ज्ञान शामिल थी। उसके बाद आता है इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया, रस वेद्य। पुराने भारत में केमिस्ट्री को इन सारे नामों से बोला गया था, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस वेद्य। उसके बाद है इट इंक्लूड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लासेस, डाइज। ये जितनी भी चीजें होती है जैसे मेटलर्जी आ गई, धातुओं का काम, मेडिसिन दवाइयाँ बनना, कॉस्मेटिक्स, ग्लासेस और डाइज को कलर करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है केमिस्ट्री के अंदर। Systematic excavations at Mohenjo-daro in Sindh and Harappa in Punjab prove that the story of development of chemistry in India is very old. जब मोहनजोदारो और हड़प्पा के पुराने शहरों की खुदाई हुई थी तो ये पता चलता है कि भारत में केमिस्ट्री का विकास बहुत पुराना है। ये सब एविडेंस के थ्रू प्रूफ हुआ। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शो करती है जैसे बेक्ड ब्रिक्स, जो ब्रिक्स होती है उन्हें हम पका के, मतलब पकाना बोल सकते हैं, उन्हें हम पकाते हैं, उसके बाद जो यूज करते हैं वो सारी चीजें पहले से यूज हो रही थी, तो वो सारी जो टेक्निक्स थी, वो जो यूज करते थे हम, वो ऑलरेडी पुराने जमाने की थी। It shows the mass production of pottery which can be regarded as the earliest chemical process. इससे पता चलता है कि लोग मिट्टी के बर्तन का मास प्रोडक्शन करते थे बहुत बड़े स्केल पर। ये दुनिया का सबसे पुराना केमिकल प्रोसेस में से एक था जिसमें मटेरियल को मिक्स करके हीट दिया जाता था जिससे ब्रिक्स रेडी हो जाती थी घर के लिए। रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पोएट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ग्लेज्ड पोएट्री। अब इसमें यहाँ कहा गया है कि बेक्ड ब्रिक यूज हुई है एक तो, उसके बाद आया है ग्लेज्ड पोएट्री। ग्लेज्ड पोएट्री का मतलब होता है एक चमकदार मिट्टी का बर्तन, उसे बोलते हैं ग्लेज्ड पोएट्री के टुकड़े मिले थे। ये प्रूफ करता है कि उनके केमिकल कोटिंग और हीटिंग का कितना ज्ञान था। जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ CaCO3। CaCO3। जिप्सम सीमेंट का यूज बिल्डिंग बनाने में यूज होता था। इसमें लाइम, लाइम का मतलब होता है चूना, सैंड मतलब रेत एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। एक प्रॉपर मिक्सचर एक साथ करते थे, उसके बाद हम पोएट्री करते थे। हरप्पन्स मेड फायांस अ सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वाज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। हरप्पन लोगों ने यूज किया था एक फायांस ग्लास, ग्लास बोलते थे उसको, ज्वेलरी, गहने, ऑर्नामेंट्स ये सब बनाने में वो यूज करते थे। वो लोग लेड, शीशा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर इन सबको पिघाल कर मेटल अलग अलग करते थे, ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। उसके बाद दे इम्प्रूव्ड द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय वेयर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब है कि लोग वहाँ के ग्लास बनाने का यूज करते थे ये सारी चीजों से। वो लोग ग्लास और ग्लेस शाइन वाले जो कलर्स मिट्टी बताई थी मैंने, उन सबको कलर देने के लिए मेटल ऑक्साइड का फ्यूजन करते थे, डालते थे ताकि एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो उन्हें कलर्स मिल सके। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगनिंग ऑफ कैथोलिटिक कल्चर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। भारत में कॉपर का काम कैथोलिटिक पीरियड्स, जब लोग कॉपर और स्टोन दोनों यूज करते थे के टाइम से चालू है। देयर आर मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट द व्यू द टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉपर एंड आयरन फ्रॉम डेवलप्ड इंडिजिनियसली। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिले हैं जो दिखाते हैं कि कॉपर और आयरन निकालने, एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी भारत में खुद यहाँ के लोगों ने ही बनाई थी, बाहर से नहीं आई थी। According to Rig Veda, tanning of leather and dyeing of cotton were practiced during
1000 to 400 BC। ऋग्वेदा में लिखा है कि 1000 to 400 BC के बीच लोग लेदर टैनिंग मतलब चमड़े तैयार करना और कॉटन डाइंग कपड़े रंगना जानते थे। दोनों केमिकल प्रोसेस है। द गोल्डन ग्लॉस ऑफ द बैक पॉलिश्ड वेयर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड इट इज स्टिल अ केमिकल मिस्ट्री। ये केमिकल मिस्ट्री है जो आज तक पता नहीं चली है कि नॉर्थ इंडिया में जो ब्लैक पॉलिश पोट्री थी वो जो सोने जैसी शाइन गोल्डन ग्लास जैसी दिखती थी, वो आज तक साइंटिस्ट एग्जैक्टली रिक्रिएट नहीं कर पाए। ये केमिकली एक मिस्ट्री है। These wars indicates the mystery with which kiln temperatures could be controlled। इसलिए ये भी कहा पता चलता है कि लोग किलिन बत्ती की टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट थे। ये तब भी एक एडवांस केमिकल स्किल थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी। कौटिल्य ने एक बुक में लिखा था जिसे बुक का नाम है अर्थशास्त्र, में लिखा था कि लोग समुद्र के पानी से नमक बनाना जानते थे। ये भी एक केमिकल प्रोसेस था जिसके थ्रू a vast number of statements and material described in the ancient Vedic literature can be shown in agree with modern scientific findings। तो ये कहता है कि पुराने वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ था कि बहुत सी बातें मॉडर्न साइंस के फैक्ट से मिलती है। मतलब पुराने समय में भी लोग साइंटिफिक सोच रखते थे। तो उसके अगली लाइन है कॉपर यूटेंसिल्स आयरन गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड टेराकोटा डिस्क्स एंड पेंट ग्रे पॉटरी हैव बीन फाउंड इन मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के कई पुराने जगह पर कॉपर के बर्तन आयरन और गोल्ड सिल्वर के गहने टेराकोटा टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन और पेंटेड पोइट्री मिली है। ये सब प्रूफ हैं कि लोग मेटल्स और केमिकल प्रोसेसेस यूज करते थे। सुश्राता संहिता explains the importance of alkalis। सुश्राता संहिता एक एंशियंट इंडियन मेडिकल टेक्स्ट थी जिसमें एल्कलीज जैसे बेस कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा के इंपॉर्टेंस बताए गए हैं मेडिसिन और ट्रीटमेंट में। उसकी अगली लाइन है द चक्रा संहिता मेंशंस एंशिएंट इंडियन हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर टिन एंड जिंक द सल्फेट्स ऑफ कॉपर जिंक एंड आयरन एंड द कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन। इसका मतलब है चक्रा संहिता में लिखा है कि पुराने भारत के लोग सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम केमिकल फॉर्मूले में बोलते हैं H2SO4 नाइट्रिक एसिड जिसे हम बोलते हैं HNO3 और मेटल्स ऑक्साइड कॉपर टिन जिंक के बनाना जानते थे। उन्हें सल्फेट्स जैसे सल्फेट्स हम CuSO4 ZnSO4 FeSO4 और कार्बोनेट्स PbCO3 FeCO3 बनाने में भी यूज करते थे। इन सबसे पता चलता है उन्हें केमिकल कंपाउंड्स के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज थी। आगे है रोशनपंदी शदा डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। गन पाउडर का मतलब होता है बारूद। टेक्स्ट रंजन पशीदा नेम की टेक्स्ट में लिखा था कि लोग गन पाउडर बनाना जानते थे। ये मिक्सचर होता है सल्फर चारकोल और सॉल्ट पिट्री मतलब जिसे पोटेशियम नाइट्रेट का ये एक एडवांस केमिकल रिएक्शन है। तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क्स यूजिंग सल्फर चारकोल सॉल्ट पिट्री डेट इज पोटेशियम नाइट्रेट मरकरी कैम्फर एक्सेट्रा। पुराने तमिल बुक्स में फायर क्रैकर्स मतलब कि फटाके जो हम दिवाली में जलाते हैं वो सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे जिसमें सल्फर चारकोल सल्फिट्री मरकरी कैम्फर ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। और ये सारी किस में लिखी हुई थी पुरानी तमिल बुक्स में। यानी भारत में फायरवर्क्स का ज्ञान यूरोप से पहले ही था। यूरोप से भी बहुत पहले इंडिया में ही आ गया था। नागार्जुना was a great Indian scientist. He was a reputed chemist, an alchemist and a meteorologist। आचार्य नागार्जुना एक महान भारतीय साइंटिस्ट थे। उन्हें केमिस्ट एल्केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट माना जाता था। आपको पता नहीं हो तो एल्केमिस्ट का मतलब होता है धातुओं के प्रयोग कैसे करते हैं उन्हें बताने वाला। केमिस्ट मतलब रसायन शास्त्र का केमिस्ट बोल सकते हैं जो केमिस्ट्री के बारे में जानता है। मेट्रोलॉजिस्ट मतलब मेटल एक्सपर्ट। हिज वर्क
रसरंतकार डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड्स। उनकी बुक रसरत्नाकर में लिखा गया था कि मरकरी, जिसे हम पारा बोलते हैं, से अलग अलग केमिकल कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। He has also discussed methods for the extraction of metals like gold, silver, tin and copper। नागुर्जर ने अपनी बुक में बताया था कि गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, टिन, रंगा और कॉपर मतलब तांबा को कैसे ओर से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मेटलर्जी का एडवांस स्टेप थे। A book Rashanavam appeared around 1800 CE. It discusses the uses of various furnaces, ovens and crucibles for different purposes। एक और पुरानी किताब थी जिसे रसार नवाम 1800 सीई के आसपास निकाला गया था, खोजा गया था, में लिखा गया था कि अलग अलग बत्ती, फर्नेस, ओवन और क्रूबल मेल्टिंग पोस्ट किस काम के लिए यूज होते हैं। ये केमिकल हीटिंग और मेल्टिंग टेक्निक्स थी। बत्ती का मतलब होता है यहाँ फर्नेस, क्रूकिबल का मतलब होता है मेल्टिंग पॉट्स। It described methods by which metals could be identified by flame color। उस बुक में लिखा था कि मेटल्स को उनकी फ्लेम, आग के रंग से पहचाना जा सकता है। जैसे कॉपर का फ्लेम ग्रीन होता है, सोडियम का येलो होता है। ये आज के फ्लेम टेस्ट जैसा कॉन्सेप्ट था। Chakrapani described mercury sulfide। The credit for inventing soap also goes to him। चक्रापानी नाम के साइंटिस्ट ने मरकरी सल्फाइड HgS डिस्कवर किया और उन्हें सोप, साबुन बनाने का क्रेडिट भी दिया जाता है। He used mustard oil and some alkalis as ingredients for making soap। उन्होंने सरसों का तेल, बेसिक कंपाउंड जिसे अल्कलीज कहते हैं, मिलाकर साबुन बनाया, जैसे आज हम फैटी एसिड्स और NaOH से बनाते हैं। और Indians began making soaps in the 18th century CE। Oil of Iranda, मतलब होता है castor oil, and seeds of mahua plant and calcium carbonate were used for making soap। 18th century CE में तक भारत में लोग रेगुलर सोप बनाना लग गए थे। वो इरंडा मतलब मैंने बताया था कि कैस्टर ऑयल, महुआ प्लांट के सीड्स और कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज करते थे। The paintings found on the walls of Ajanta and Ellora, which looks fresh even after ages, testify to a high level of science achieved in ancient India। अजंता और एलोरा की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स आज भी फ्रेश दिखती है। ये प्रूफ है कि तब लोग केमिकल कलर्स और बाइंडर्स में एक्सपर्ट थे। उन्होंने ऐसे कंपाउंड्स यूज किए जो ऑक्सीडाइज नहीं होते थे। अब आ रहा है वरा मिहिर भीरत संहिता। ये भी एक तरह की संहिता है। इज अ शॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया विच वॉज कंपोज इन द 6th century CE। की किताब थी जिसके एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया थी। इसमें भी बहुत सारे ज्ञान, नॉलेज, बहुत सारी जानकारियां थी। It informs about the preparation of gelatinous material to be applied on the wall, roofs of the houses and temples। ये एक gelatinous material को मतलब हमने बनाया था उससे पढ़ के, ताकि चिपकने वाला, जैसे घर और पुराने मंदिर, ये सारी चीज़ों पर यूज़ कर सके। उसके बाद अगली लाइन अब मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये पूरी थ्योरी है, तो हर लाइन पढ़ना आप अपने सामने बुक्स पे रख सकते हैं ताकि लाइन टू लाइन मैच कर सके। उसके बाद आता है वो मटेरियल प्लांट, फ्रूट, सीड्स और ट्री बार्क से बना होता है। उन्हें बॉईल करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि फिर रेजिन्स, गम जैसे सब्सटेंसेस का साथ मिक्स करके, ये एक प्रॉपर केमिकल प्रिपरेशन थी जो हम यूज़ करते थे बहुत सारी जगह, जैसे घरों में और उनकी छत से, और बहुत सारी चीज़ें चिपकाने के लिए। आज के साइंटिस्ट के लिए ये इंटरेस्टिंग होगा कि वो उन पुराने मटेरियल्स को साइंटिफिकली टेस्ट करें और देखें कि उनका मॉडर्न यूज़ हो सकता है या नहीं, क्योंकि वो इको फ्रेंडली और नेचुरल थे। तो ये हमने अपना सेकंड पेज जो है वो कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो फिर आप बताना मुझे ये आपको कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि मैं थर्ड पेज पढ़ाऊँ या फिर, और कमेंट्स में बताना। थैंक यू।